एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो गया। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दो। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व करके दिखाएंगे शॉर्टकट तरीके से। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसमें बोला गया है कि तीन नंबर है जिनका रेशियो है 6:5:9। इफ 20% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 30, पहला जो नंबर है उसका अगर 20% 30 होता है, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड। थर्ड और सेकंड का जो भी डिफरेंस होगा उसका 50% कितना है, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास है तीन नंबर की रेशियो है 6:5:9। तो तीन नंबर हम ले लेते, let 3 number be, let 3 number a 3 numbers be, जो भी रेशियो है, रेशियो वाले सामने हम क्या करते थे, आपको अगर याद होगा तो जो भी रेशियो होता था तो उसके साथ x या k लगा लेते थे, है ना। तो 6:5:9 है तो हम लिख लेंगे 6x 5x और 9x। ठीक है, ये तीन नंबर है, तीनों में रेशियो 6:5:9 है, इसलिए हमने ये तीन नंबर ले लिया। ठीक है, ये पहला नंबर, सेकंड नंबर और तीसरा नंबर। अब बोला है फर्स्ट नंबर का 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 30। पहला जो नंबर है ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर उसका 20%, इसका 20% कितना है, 30 है। तो इसमें से हमारा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो x निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे वाले कैलकुलेशन में दोनों साइड में जब अगर इनटू होगा, दोनों साइड में अगर इनटू वाले केसेस है, प्लस वाले केसेस है तो वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा जो मैं बताने वाला हूं। अगर इनटू है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 0 0 हटा देते हैं। ठीक है, छोटा हो जाएगा सिंपलीफिकेशन। और हम चाहे तो इस साइड में कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो नंबर है उस साइड में ले जाएंगे, ऐसे करके करेंगे। तो पहले तो हमने 0 0 हटा दिया। ठीक है, 6x * 2 और परसेंट है ना, तो नीचे 100 = 3। अब क्या करेंगे, नीचे वाला जो है उस साइड में जाएगा तो क्या होता है, नीचे वाला जो एज ए डिवीजन भाग के तौर पे होता है तो उस साइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो x को यहां रखेंगे, ये आ जाएगा 300 और नीचे आ जाएगा 6 और 2। ठीक है, 6 और 2, 6 से इसको कट करेंगे 50, x से इसको 2 से इसको कट करेंगे 25, मतलब x का वैल्यू आ गया हमारे पास 25। अब क्वेश्चन में बोला है कि 50% ऑफ द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड। थर्ड और सेकंड का जो भी डिफरेंस होगा उसका 50% निकालना है। थर्ड और सेकंड, थर्ड नंबर क्या है, 9 * 25 कितना होता है, 225। ठीक है, और सेकंड नंबर कितना है, 5 * 25 कितना होता है, 125। हम क्या करेंगे, 50% ऑफ ये दोनों नंबर की 50% निकालना है। ठीक है, डिफरेंस जो है इसका 50%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। यहाँ क्या आ जाएगा, 100 कैलकुलेशन पे 100 का 50% कितना है, आधा कितना है, 50 है, तो ये 50 है, ये हो गया करेक्ट। सेकंड सम जो आपको दिख रहा है उसमें बोला है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 20% बढ़ा दिया गया है और विड्थ जो है 20% घटा दिया गया है। द एरिया इज डिक्रीज्ड बाय, एरिया में कितनी घटोती होगी। तो ऐसे वाले परसेंटेज वाले सामने बहुत आसान तरीका ये है, x y z ये सब ना लिख के आप कोई भी एक नंबर ले लो, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, मैं लेंथ और ब्रेथ ऐसे वाले सामने परसेंटेज वाले सामने, तो लेंथ में ले लेता हूं कुछ भी, लेंथ एक ले लेता हूं 200 और ब्रेथ या विड्थ दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो जो भी है अल्टीमेटली हमें करके तो दिखाना है नहीं, आंसर ही लिखना है। तो विड्थ लिख लो, ब्रेथ लिख लो, कोई बात नहीं। तो विड्थ ले लेते हैं 100 मीटर। ठीक है, दो मैंने ऐसे ही वैल्यू, लेंथ हो गया इसलिए बड़ा ही होगा तो इसलिए ज्यादा वैल्यू लिया है, लेंथ छोटा ही होगा सॉरी विड्थ छोटा ही होगा इसलिए विड्थ या ब्रेथ छोटा ही होगा इसलिए छोटा वैल्यू लिया है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग वाले केस में एरिया कितना हो गया, एरिया रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, रेक्टेंगल का एरिया जो भी है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला अगर हो गया तो हमारे पास कितना आ जाता है, 20,000 आ जाता है। ठीक है, ये 20,000 आ गया। यूनिट जो भी हो, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर रख लो, यूनिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फिगर चाहिए होता है, मतलब कैलकुलेशन के लिए फिगर ले लिया बस, यूनिट ना दो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में अल्टीमेटली आंसर निकालना है। तो फर्स्ट अगर लेंथ और ब्रेथ जो भी हमने लिया उसके हिसाब से एरिया आ रहा है इतना, है ना। अब क्या है, एज पर कंडीशन जो भी क्वेश्चन में बोला है, अगर
लेंथ को 20% बढ़ा दिया जाता है। अब जो लेंथ है इसको 20% बढ़ा दी, जो भी 200 है इसका 20% अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ाएंगे तो 200 हो गया और इसका 20% हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो 240 हो गया। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 दोगे तो फिर कैलकुलेशन कटिंग वटिंग करने के बाद अल्टीमेटली 40 ही आएगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ब्रेथ या वेट जो है, वेट डिक्रीज हो जाता है, कितना वेट कितना है 100 है, वेट 100 है, ये डिक्रीज हो जाता है कितना 20% डिक्रीज हो जाता है। तो 100 और माइनस कितना हो गया 80, 20%, 100 का 20% 20 हो गया इक्वल टू 80 हो गया। तो हमें मिल गया नया लेंथ और नया ब्रेथ या विड्थ जो है एज पर क्वेश्चन, है ना। तो अब यहां से अगर एरिया देखें, एरिया तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 240 इनटू 80, ये हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। नया जो है लेंथ इनटू ब्रेथ कितना होगा, हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 8 32 3 8 2 16 9 19200। तो पहले कितना था, इतना था, बाद में कितना हुआ, इतना हुआ, है ना। तो क्या हुआ, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, कितना कम हुआ है वो देख लेते। 20,000 माइनस 19,200 कितना कम है, 800 कम है ना, 800 कम है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, देखो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 20,000 माइनस 19,200 कितना आया 800। मतलब क्या है 800 कम हो गया, शुरू में इतना था एरिया और बाद में एज पर क्वेश्चन जो भी कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग ये हो गया एरिया। तो एरिया कम हो गया ना, घट गया, कितना घट गया 800 घट गया। तो 20,000 था उसमें से 800 घट के ये हो गया, तो 20,000 में 800 घटा, तो कितना परसेंट घटा ये हमें निकालना है ना। ये हमें द एरिया इज डिक्रीज बाय कितना परसेंट घटा वो हमें निकालना है। 800 घटाना, तो 800 जो है वो 20,000 में कितना परसेंट है। तो परसेंटेज के हिसाब से लॉस परसेंट हम क्या करते हैं, लॉस परसेंट या डिक्रीज परसेंटेज कितना है, जो भी कम हुआ है उसको हम लिख लेंगे, जिसके साथ कंपेयर करना है। 20,000 से घटा है ना, तो 20,000 की परसेंटेज हम कैलकुलेट, 20,000 का कितने परसेंट घटा है, इसलिए 20,000 को यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक। और ऊपर क्या करेंगे 100% ऊपर जो परसेंटेज कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड रूल है 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं, ये और ये 4, तो अल्टीमेटली कितना आया 4%, तो घटा कितना है 4%, ये हो गया करेक्ट आंसर। अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखो इसमें बोला, इसमें LCM XY दो नंबर है जिनका LCM दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है और एक नंबर का वैल्यू भी दिया हुआ है, x का वैल्यू भी दिया हुआ है, हमें y का वैल्यू निकालना है। ऐसे वाले केस में हमें एक फॉर्मूला याद रखनी है, LCM मतलब S फॉर फॉर्मूला LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर आपको मिला नहीं है तो ये याद कर लो, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कौन से नंबर है, जिन दो नंबर के बारे में बात करी जा रही है उन दोनों की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है। तो यहाँ इसके हिसाब से जो यहाँ दो नंबर x y है मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब x into y, ठीक है। यहाँ क्या है LCM, xy का LCM और xy का HCF, तो हम लिख लेते हैं LCM कितना है, LCM है 441 और HCF कितना है, HCF है 7, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है xy है तो प्रोडक्ट होगा x होगा 49 और y तो y है, ठीक है, ये y है। अब यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 441 into 7 by 49, ठीक। अगर फिटिंग करेंगे इससे इसको तो 7 टाइम्स जाता है, इससे इसको करेंगे तो 6 और 3 63, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। 286 स्टूडेंट्स है जिनके एवरेज हाइट है 50 यूनिट, ठीक है। और फिर इनमें से बॉयज और गर्ल्स जो टोटल स्टूडेंट्स है बॉयज और गर्ल्स मिला के होता है 286। तो इनमें से बॉयज जितने भी बॉयज है इनका एवरेज हाइट है 53 यूनिट और गर्ल्स के जो एवरेज हाइट है वो है 31 यूनिट। अगर ऐसा है तो हमें निकालना है टोटल रेशियो ऑफ द हमें निकालना है टोटल हाइट ऑफ बॉयज बाय टोटल हाइट ऑफ गर्ल्स, मतलब
बॉयज और गर्ल्स के जो टोटल हाइट्स है उसके रेशियो निकालना है हमें। तो इसको करने के लिए देखो, वैसे तो बहुत लंबा साम होता है, लेकिन ट्रिक के जरिए अगर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, बॉयज टू गर्ल्स निकालना है ना, बॉयज टोटल हाइट ऑफ बॉयज। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको याद कर लो। इसको हम क्या करेंगे, जो एवरेज है बॉयज का कितना है, 53 यूनिट है, 53 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और गर्ल्स की जो एवरेज है वो 31 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। याद कर लो 53 यहाँ। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकालना है, तो बॉयज वाला पहले वो हमने लिखा, फिर गर्ल्स वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, जो टोटल एवरेज दिया हुआ है 286 का टोटल एवरेज है 50 यूनिट है, तो 50 माइनस गर्ल्स वाला जो है उसको माइनस करना है, नीचे क्या करना है, बॉयज वाला जो है उससे टोटल को करना है। वैसे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि टोटल जो एवरेज है उसमें से गर्ल्स का एवरेज माइनस करना है, नीचे भी ऐसे टोटल जो एवरेज है उसमें से बॉयज का करना है। लेकिन क्योंकि टोटल एवरेज 50 और बॉयज का 53 है, इसको करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए बड़ा वाला हमने सामने रखा और छोटा वाला बाद में रखा। मतलब बॉयज वाला जो ज्यादा है उसको सामने, माइनस जो ग्रुप का जो टोटल एवरेज है उसको बाद में रखा। अब इसका कैलकुलेशन करो, जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करते हैं 353 इंटू कितना हो गया 2019। फिर इसका कैलकुलेशन करते नीचे आ जाएगा 93, ऊपर आ जाएगा 7 और 100 1000 बाई 93, मतलब 1000 इज टू ये हो गया 93 का है ये। तो ये होगा करेक्ट आंसर। इसको इस टाइप के सम को करने के लिए ये आपको याद रखना है। अगर इस क्वेश्चन में रेशियो ना हो के आपको बोला जाता है कि टोटल बॉयज की जो है टोटल हाइट निकालना है, तो सिर्फ आप इसको अप्लाई करके आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन। अगर कहता है कि गर्ल्स का हाइट निकालो टोटल हाइट, तो सिर्फ ये स्टेप अपना के आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करी जा रही है, जिसका पेरीमीटर है उसका एरिया की 4√3 टाइम्स। तो क्या है, हम लिख लेते हैं पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हो गया इक्वल टू 4√3 टाइम्स, टाइम्स को हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल जिसका ऑल थ्री साइड्स इक्वल, इसे कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज जिसे कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ठीक है, तीनों साइड इक्वल है। अब इसके केस में ये रिलेशन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें लेंथ निकालना है। किसी भी एक साइड का लेंथ निकालेंगे तो सारा इक्वल होगा, ठीक। तो 4√3 टाइम्स को हम मल्टीप्लाई से लिखते हैं इनटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है √3/4 इनटू s स्क्वायर। एरिया साइड स्क्वायर आप कह लो, अगर इसको साइड को a कहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं s स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाता है 3s स्क्वायर, ठीक। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का मतलब यही होता है ना बाउंड्री। अगर हम देखेंगे बाउंड्री तीनों साइड को ऐड करेंगे तो 3 आता है, तो यही है फॉर्मूला 3 है। अब इसमें से हम 3 को कैंसिल कर देते हैं, एक a में से एक कैंसिल हो जाएगा, a आ जाता है और a आ जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 1, मतलब क्या है, साइड का जो लेंथ है वो है 1 यूनिट। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर को हम ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, या मैंने ड्रॉ किया, आप चाहे तो इसको उल्टा करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर मान लो, हेमिस्फीयर मतलब एक स्फीयर, एक फुटबॉल का आधा कर लेते हैं तो जैसे आएगा वैसे ही है, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये ड्राइंग शायद कुछ खास हुआ नहीं है, तो इसको ये एक हेमिस्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, ये जो कर्व है, कर्व एरिया भी, और ये जो गुल मतलब ये राउंड वाला जो है सर्कल जैसा दिख रहा है ना, सर्कल जैसा दिख रहा है नीचे, क्योंकि बॉल को अगर कट करेंगे, हाफ करेंगे तो ऊपर से तो कर्व आएगा ही, नीचे भी एक लेयर होगा ना, जो एक नीचे क्या होगा, सर्कल होगा। जब भी हम कट करते हैं स्फेरिकल शेप का कोई भी चीज तो ऐसे ही आता है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये भी और ये भी। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 3 पाई
3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला आंसर जो है नंबर में लिखा हुआ है तो इसलिए पाई का वैल्यू ले लेंगे, या तो अगर एमसीक्यू ऑप्शन में पाई में ही आंसर रखा हुआ होता तो हम पाई ही रख देते, उसका वैल्यू नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 22/7। आर कितना है 3.5 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कटिंग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और फिर कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11, 11 3 जा 33, 33 into this 33 into 3.5, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 5 1 तो 115.5 ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। यूनिट हमने लिखा नहीं, एरिया का यूनिट ऑब्वियसली स्क्वायर में ही होता है, अब क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, तो करेक्ट आंसर है ये। इस क्वेश्चन में रोम्बस का एरिया दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर निकालना है, और बोला गया है कि इंक्लूडेड एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है। तो समझते हैं इंक्लूडेड एंगल क्या है। एक रोम्बस है, ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया, ठीक है, एक रोम्बस मैंने ड्रॉ किया, और ये हो गया इसका डायगोनल। इंक्लूडेड एंगल मतलब ये डायगोनल जो साइड के साथ एंगल बनाता है उसी को कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। 30 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारे पास। हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब फॉर्मूला क्या है रम्बस की पेरीमीटर, अगर मैं साइड को ए मान लूं, हमें पता है रम्बस की चारों साइड इक्वल होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, मतलब टोटल बाउंड्री 4a हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। इसका मतलब a का वैल्यू निकल जाए तो पेरीमीटर हम 4 गुना कर लेंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो a को अभी निकालना है, हमारे पास है एरिया इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, तो एरिया का फॉर्मूला, रम्बस के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है, इक्वल टू 8। अब यूनिट को हम नहीं लिख रहे कैलकुलेशन के पर्पस से, तो d1 इंटू d2 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लेंथ होगा, और हाफ साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वही हमें एरिया का वैल्यू देगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसमें से हम निकालेंगे तो d1 d2 इक्वल टू 16 हमारे पास आ गया, दोनों डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 16 आएगा, तो ये हो गया, इसमें से हमने निकाला है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी पार्ट में, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लेते हैं, मान लो कोई भी एक नाम ले लेते हैं A B C D, और ये हो गया O। अब इस ट्रायंगल में हम अगर देखें तो इस ट्रायंगल में sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, मतलब इस 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो sin 30, साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू क्या है, पर फॉर्मूला क्या है, साइन वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमें फॉर्मूला मिला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया ये OA, बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये AB हो गया, ठीक है, AB। तो हमें मिल गया अल्टीमेटली OA क्या मिल गया, OA इक्वल टू AB इनटू sin 30, ठीक है, sin 30 ये हो गया। OA हमें पता नहीं है, OA को तो OA रख लेते हैं, AB का AB sin 30 का वैल्यू कितना है, हाफ है, इसका वैल्यू हाफ है, तो AB इनटू हाफ, ठीक है, AB इनटू हाफ। अब हमें पता ये 2 को अगर इस साइड में ले आएंगे तो 2OA इक्वल टू AB हो जाता है, 2OA इक्वल टू AB, ठीक है। तो AB को हम लिख लेते हैं A, मतलब 2OA क्या है, OA ये है, इसका डबल हो गया, क्योंकि हमें पता है रम्बस में क्या हो जाता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट अगर है, ये भी इक्वल पार्ट है, तो इसका डबल हो जाता है ये पूरा डायगोनल AC। तो हमने ये देखो 2 यहाँ आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2OA के जगह हम लिख सकते हैं AC, मतलब एक डायगोनल, तो AC हो गया अल्टीमेटली क्या हो गया A के बराबर, जो पूरा एक डायगोनल है वो हो गया एक साइड के बराबर। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही सिमिलरली हम पहले तो हमने इस 30 को लेके हमने कैलकुलेशन किया, फिर उस 30 को लेके हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस साइड का वैल्यू निकलेगा, तो इसका फिर डबल हो जाएगा और डबल इक्वल टू A आएगा, सेम जैसे हमने किया है वैसे ही आएगा, क्या आएगा BD इक्वल टू A आ जाएगा हमारे पास।
मतलब इस डायगोनल का वैल्यू भी ए है, इस डायगोनल का वैल्यू भी ए है, दोनों का वैल्यू ए है। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2, दो डायगोनल का वैल्यू हमारे पास ए आ गया। तो यहाँ ये जो हमने निकाल के रखा हुआ था रिलेशन, इस रिलेशन को हम काम पे लगाते हैं, ठीक है। d1 d2, तो d1 d2 हमारे पास था 16, इसमें से हम एक डायगोनल ए है, दूसरा डायगोनल भी ए है, अभी हमने निकाला दोनों जगह से 16 आ गया, इसमें से a स्क्वायर मतलब 16, तो a हो गया 4। हम यहाँ वैल्यू नेगेटिव a प्लस माइनस 4 आता है, माइनस वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। अगर a 4 है तो हमने पहले ही बोला था 4 गुना कर लेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो कितना हो गया इसका 4 गुना 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर। ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में सिंपलीफिकेशन करना है और कुछ नहीं, आपको सिर्फ बॉडमास रूल याद रखना है। बॉडमास रूल कहता है, बॉडमास क्या कहता है? कहता है पहले तो ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन का काम करेंगे, है ना, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो ये कहता है इस सीरियल ऑर्डर में अगर पहले किसी भी सिंपलीफिकेशन में ब्रैकेट मिलता है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, या फिर ऑफ मिलता है सेकंड में ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, ऐसे करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ देखना है हमारे पास प्लस माइनस इनटू डिवीजन है, ठीक है। तो डिवीजन इनटू प्लस माइनस तो लास्ट में ही आता है ना। डिवीजन और इनटू में क्या पहले आता है? डिवीजन पहले आता है, इनटू जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाद में आता है। तो पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, ठीक। तो यहाँ हम पहले डिवीजन का काम करते हैं, 32 प्लस और प्लस माइनस ये सब बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ इनटू नहीं करना है क्योंकि साथ में डिवीजन है, तो डिवीजन का काम पहले करेंगे। 36 डिवाइड 4 इक्वल टू कितना होता है? 9। तो यहाँ हम लिख लेंगे, इसके जगह 9 लिख लिया हमने, प्लस 4 माइनस, इन दोनों को करेंगे इनका सिंपलीफिकेशन। 22 को 11 से करेंगे तो कितना आता है? 2 आता है, और फिर इनटू 3। अब रह गया प्लस माइनस इनटू, तो प्लस माइनस इनटू में से इनटू जो मल्टीप्लिकेशन का केस है वो पहले आता है, तो उसका पहले कैलकुलेशन करेंगे। 32 प्लस 108 प्लस 4 माइनस कितना हो गया? 6। अब इस प्लस वाले तीनों फिगर को हम ऐड करेंगे, 4 10 14 4 1 134 144 माइनस 6 कितना हो गया? 138। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और हमें बोला गया है कि हमें निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको समझते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन में यही बोला गया है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स का कितना परसेंट वाई है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें से अगर सिंपलीफिकेशन करने के बाद फाइनली अगर ऐसा टर्म हमें ऐसा कुछ मिल जाता है, मतलब y एक साइड में और x वाला x एक साइड में और उसके साथ कुछ नंबर्स वगैरह ऐसा हो, तो फिर हम आराम से जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। मतलब x के साथ कुछ परसेंटेज होना चाहिए और दूसरे साइड में y होना चाहिए। ऐसे ही एक्सप्रेशन अगर हम निकालेंगे तो आराम से हम कह सकते हैं कितने परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू y, है ना। तो इसको यहाँ लिख के रख देते ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो हम यहाँ इनटू लिख के रख देते इनटू, ठीक है। अब आते हैं इसमें कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज वाले साम में क्या होता है, जब दोनों साइड में इनटू वगैरह, इनटू ऑफ का मतलब क्या है? इनटू है, तो हम यहाँ ऑफ को हटा के इनटू लिख लेते, कैलकुलेशन के लिए इनटू लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड में देखो परसेंटेज है, तो परसेंटेज हम हटा सकते हैं दोनों साइड में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब 0 0 भी हटा सकते हैं, एक एक 0 हमने हटा दिया, तो इवेंचुअली हमारे पास ये रह गया सिंपलीफाइड टर्म। अब हम करते हैं 7x - 7y इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3y। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, x को इस साइड में ले आते हैं, 7x - 3x, ये हो जाएगा 7y, 7y हुआ उस साइड में चला गया, ये हो गया। तो हमारे पास आ गया 4x इक्वल टू कितना है? 10y आ गया। तो हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एक साइड में y रखना है और बाकी सारा कुछ दूसरे साइड में ले आना है। एक साइड में y हमने रख दिया और इस 10 को इस साइड में ले आते हैं, 10 को इस साइड में ले आए हम,
ये आ गया, एक साइड में y दूसरी साइड में x और सम वैल्यूज, तो x और सम वैल्यूज। लेकिन यहाँ जो है हमें परसेंटेज में हमने दिखाया, मतलब ऐसे ही परसेंटेज में हमें निकालना है। तो किसी भी फ्रैक्शन को आप याद करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करते थे, 100% से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों करते थे, 100% का वैल्यू होता है 1, 100% किसी 100% का वैल्यू कितना होता है, 100/100 इक्वल टू 1 होता है। तो 1 किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए परसेंटेज वाले साम में हमेशा देखना 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी वजह से, ठीक है। तो आते हैं इसमें आते हैं, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस ऐसे वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है ना हमें, इसको परसेंटेज में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, x और ये आ गया y, इससे इसको करेंगे तो ये आ जाता है 40% x ऑफ, यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लेना इनटू है, कुछ नहीं है तो मतलब ऐसा मत समझना कुछ भी नहीं है, इनटू है, किसी भी दो नंबर के बीच कुछ नहीं दिखता है तो एटलीस्ट इनटू साइन तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। तो 40% ऑफ x, 40% ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यही हो गया, देखो इसी फॉर्मेट में आ गया, 40% ऑफ x इज इक्वल टू y, 40%, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक काम को कंप्लीट करने के लिए 4 मैन जो है, 4 पुरुष है 60 दिन समय लेते हैं, वही सेम काम को कंप्लीट करने के लिए 7 वुमेन 60 दिन समय लेते हैं, ठीक है। मतलब 4 पुरुष, हमें यहाँ से क्या पता चलता है, क्षमता की पता चलते हैं कि 4 पुरुष 4 मैन इक्वल टू 7 वुमेन, 4 पुरुष इक्वल टू 7 महिलाएं, यही पता चलता है क्षमता। 4 मैन 4 मैन इक्वल टू 7 वुमेन, क्योंकि 4 मैन जितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं उतने दिन में ही 7 वुमेन कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब ये रिलेट हो गया ना, 4 मैन इक्वल टू 7 वुमेन। अब हमें क्या करना है, निकालना है 8 मैन 7 वुमेन, 8 मैन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में एक साथ अगर काम करेंगे कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखो 4 मैन इक्वल टू 7 वुमेन होता है, हमें क्या निकालना है, वर्किंग टुगेदर, ओके। तो 4 मैन इक्वल टू 7 वुमेन हो गया, तो 8 मैन इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया, इसका डबल हो जाएगा, डबल करेंगे तो दोनों साइड डबल हो जाएगा, 8 मैन इक्वल टू 14 वुमेन, तो 8 मैन की जगह 14 वुमेन लिख लेते प्लस 7 वुमेन इक्वल टू 21 वुमेन। तो हमें जो क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है कि 8 मैन 7 वुमेन एक साथ में कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में हम अगर निकाल दें कि 21 वुमेन 21 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी था पहले कि 7 वुमेन जो है, 7 वुमेन कितने दिन में एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, एक काम को कंप्लीट करते हैं 60 दिन में। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है कि 21 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 7 वुमेन एक काम को कंप्लीट करते हैं 60 दिन में, एक वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे वाले केस में क्या करते हैं, ज्यादा लोग कम टाइम, कम लोग ज्यादा टाइम लगता है, तो एक वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो 60, ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे नॉर्मली जो सम वगैरह हम करते हैं जब 1 से लिखते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है नीचे चला जाता है, लेकिन मैंडेज वाले सम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ दिमाग से सोचना होता है कि एक दिन एक वुमन कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगी, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए ज्यादा मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, 21 वुमेन, तो अब वुमेन बढ़ गया, वुमेन नंबर्स बढ़ गया, तो ऑब्वियसली टाइम घट जाएगा, घटना मतलब डिवाइड, तो इससे हम क्या करेंगे 21 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 60 into 7 डिवाइडेड बाय 21, इसका कैलकुलेशन करेंगे आ जाता है 20, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये स्टेप फॉलो रखो, ये 60 into 7 by 21, 60 into 7 by 21, 60 डेज में 7 वुमेन 60 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं, इक्वेशन फिगर में दिया हुआ है, तो आप ऊपर 60 लिख लो into 7, कितने वुमेन, 7 वुमेन, 7 ऊपर लिख लो, और नीचे क्या करना है आपको, नीचे 21 हमें निकालना है ना, 21 वुमेन कितने दिन में काम, 21 को नीचे लिख लो, प्लस डायरेक्ट इसी स्टेप से यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 60 लिखना है, 7 लिखना है, 21 लिखना है, और कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने ऐसे लिखा है समझाने के लिए, बस ये जगह बस इतना ही लिखोगे, 60 into 7 by 21, इतना ही लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है ऐसे ऐसे चीजें जो ऐसे थोड़ा लंबा टाइप का हो,
और ये हो गया क्यूबॉइड, ठीक है, ये हो गया एक क्यूबॉइड, ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिया हुआ है, बोला गया है कि इसको मेल्ट करके पिघला के इसको एक क्यूब में कन्वर्ट किया गया। क्यूब मतलब क्यूब ऐसा होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एजेस इक्वल, ठीक है, ऑल फेसेस इक्वल एरिया, सरफेस एरिया होता है इसका, तो ऐसे वाले केस, ठीक है। तो इसको मेल्ट करके ऐसे बनाया गया है, एक क्यूब बनाया गया है। क्यूब के सारे एजेस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे फेसेस इक्वल होते हैं, जबकि क्यूबॉइड में ऑपोजिट फेस है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, इसका ऑपोजिट रेक्टेंगल है, ये दोनों, इस ऊपर भी रेक्टेंगल नीचे भी रेक्टेंगल, ये दो साइड जो है, ये दो साइड रेक्टेंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या एक स्क्वायर हो सकता है। ये जो दोनों साइड वाले जो दो फेसेस है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन क्यूब के केस में क्या होता है, हर एक फेस एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, देखो ये एक स्क्वायर है, इसका ऑपोजिट साइड में जो भी फेस होगा वो भी एक स्क्वायर होगा, नीचे की तरफ स्क्वायर, ऊपर की तरफ स्क्वायर, इस साइड में स्क्वायर, उस साइड में स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, इस क्यूब का डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितना है 18 मीटर, ब्रेथ है 12, हाइट है 8, तो मीटर क्यूब यहाँ लिख देंगे। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1896 मीटर क्यूब, और इसका कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 1728 मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि इसको मेल्ट करके रिकास्ट करके एक क्यूब बनाया गया, तो मेल्ट करने के बाद सामान जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो गया, इसका क्यूब बन गया। मेल्ट करने के बाद सामान जितना है उतना ही रहेगा, क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर जितना ही सामान था, ठीक है ना, मटेरियल जितना था उतना ही रह गया है, लेकिन शेप चेंज हो गया। तो मटेरियल वही का वही रह गया, सामान सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम सेम रह गया, लेकिन वो क्यूब बन गया। तो ये जो है इसको हम अब कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एच क्यूब, एच या साइड क्यूब कह लो, अगर आपको एच से मतलब अब बहुत सारे लोग एच के जगह साइड यूज करते हैं, तो साइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच या साइड, तो कितना आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 12, तो 12 हो गया मीटर। एच या साइड जो है इसका क्यूब का आ गया 12 मीटर। हमें क्या निकालना है, डायगोनल, डायगोनल निकालना है, डायगोनल। तो डायगोनल का इन टर्म्स ऑफ डायगोनल इन टर्म्स ऑफ साइड, डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल निकालने के लिए क्यूब का डायगोनल निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, √3 into h, ठीक है, into h। तो √3 है, h या साइड कह लो, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये साइड भी कह सकते हो, ठीक है। तो √3 into क्या है 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12√3, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर सकता है अकेला, और जहां बी उसी काम को 16 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने घंटे में उसको कंप्लीट करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो एफिशिएंसी है उसको आप ऊपर लिख लो मल्टीप्लाई करके, और नीचे दोनों की एफिशिएंसी प्लस कर दो, जो भी आंसर होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। 24 3 से कट करेंगे तो 16/3 आवर्स, ये हो गया करेक्ट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि 500 रुपए के ऊपर 8 साल के लिए जितना भी इंटरेस्ट बनता है, और 300 रुपए के ऊपर 16 साल के लिए जितना भी इंटरेस्ट बनता है, उन दोनों की इंटरेस्ट का सम होता है 1100 रुपए। अगर ऐसा है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें इंटरेस्ट, जब भी इंटरेस्ट की बात करी जाती है तो हमें ये सोचना है सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये ना बोला गया हो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो परसेंटेज वाला जो होता है आर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में कंफ्यूज मत होना। इंटरेस्ट अगर लगता है मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, ठीक है, जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से ना बोला जाए। तो यहाँ बोला गया दो केस है, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दो केस में सिंपल इंटरेस्ट बनता है, और इन दोनों का सम कितना है 1100 रुपए है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PNR या PRT/100, यही है ना। तो P कितना है, फर्स्ट केस में P है 500, N मतलब टाइम कितना है, टाइम है 8 इयर्स, R कितना है, R हमें पता नहीं है, और नीचे है 100। सेकंड केस में क्या है, P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 300 रुपए है, और टाइम कितना है 16 साल,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पता नहीं, नीचे 100 बोला गया है ना क्वेश्चन में कि दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, जो भी है दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, इसलिए दोनों जगह ही सेम आर रखा है और यहाँ 1100। बस इसमें से आपको कैलकुलेशन करना है, आर का वैल्यू निकालना है, हो गया काम। ठीक है, तो ये आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, आर अगर या तो कटिंग कर लो, आप ऐसे कर लो कि यार यहाँ कटिंग कर लो और 40r और प्लस 48r इक्वल टू 1100 और तो ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया 88r इक्वल टू 1100, उसके बाद r इक्वल टू 1100 बाय 88। इसको क्लियर से देखने से लग रहा है 11 से जाएगा 8, 11 से 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉक्स में जो है 10 रुपीस और 2 रुपीस का कॉइन जो है एक बॉक्स में है और 10 और 2 रुपीस कॉइन्स के जितने भी नंबर जितने भी कॉइन्स है उसका रेशियो क्या है 3:1 है। इस रेशियो में कॉइन्स है 10 रुपए और 2 रुपए वाला कॉइन्स इसी रेशियो में है। रेशियो दिया हुआ है ना, तो x में लिख लेते हैं 3x है और ₹10 कॉइन जो है 1x है या x ले लेते हैं 1x की जगह। ठीक है, ये है हमारे पास। तो टोटल कॉइन्स कितने आ गए, टोटल कॉइन्स आ गया 3x प्लस x मतलब 4x कॉइन है हमारा इस बॉक्स के अंदर। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि एवरेज जो है दोनों टाइप की कॉइन की जो एवरेज है 6 है, मतलब 6 एवरेज है पर कॉइन्स की। ठीक है, अगर 6 एवरेज है तो टोटल कितना होगा, दो टाइप के कॉइन की अगर एवरेज 6 है, 6 नंबर्स है ना एवरेज में, तो टोटल कितना होगा 6 × 2 हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। अब यहाँ हमने ऊपर निकाला है टोटल इतना है, तो मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो 4x इक्वल टू 12 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 3 × 3 इक्वल टू 9 और ये तो 3 ही है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹10 कॉइन्स प्रेजेंट इन द बॉक्स। 10 रुपीस के कॉइन जितने भी है उसका टोटल अमाउंट कितना है वो निकालना है। तो 9 कॉइन्स है 10 रुपीस वाला, 9 कॉइन्स है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 9 कॉइन्स है 10 रुपीस वाला, 10 × 9 90 रुपीस होगा टोटल, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब फिर से कॉइन्स का ही सम है जिसमें बोला गया कि एक बैग में 90 रुपीस का कॉइन्स है। ठीक है, 90 जितने भी कॉइन्स हैं टोटल सबको मिला लिया जाए, ऐड किया जाए, टोटल निकाला जाए तो निकलता है 90 रुपीस, टोटल 90 रुपीस होता है। अगर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इस मतलब ये जो 3 टाइप के कॉइन्स है वही है बैग के अंदर। बोला गया है कि इनकी जो रेशियो है 2:3:5, इसी रेशियो में ये सारे कॉइन्स है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की कॉइन्स। तो हमें निकालना है हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बैग। बैग के अंदर 25 पैसे की कॉइन्स कितने हैं, तो हम तो पहले 50 पैसे वाला कॉइन जो है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, पहले जैसे हमने किया था रेशियो दिया हुआ है तो x में लिख लेंगे, तो ये लिख लेते हैं 2x, 3x और 5x। ठीक है, 2x, 3x और 5x ये हमने लिख लिया, ये इनके नंबर्स है, मतलब 50 पैसे वाला कॉइन इतने हैं, 25 पैसे वाला कॉइन इतने हैं, 10 पैसे वाला कॉइन इतने हैं। अब हमें टोटल निकालना है। देखो 25 पैसे वाला कॉइन अगर मान लो 5 होता, 50 पैसे वाला 5 होता, मैं अगर बोलता कि टोटल बताओ कितना है, तो 5 × 50 पैसे मतलब 2.5 रुपए, ऐसे कैलकुलेशन करते ना। अगर मैं कहता 50 पैसे वाला 10 कॉइन्स है तो कितना है टोटल बताओ, तो 10 × 50 पैसे कितना होगा 500 पैसे, मतलब 5 रुपए है। तो ऐसे करके हम टोटल निकालते हैं 50 × 2x। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल 50 पैसे मिलके कितना रुपए होता है वो है, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 3x, मतलब 25 पैसे वाला कॉइन मिलके कितना रुपए होता है ये देता है, और 10 ये होगा 10 × 5x, ये हमें देता है कि 10 पैसे मिलके कितने, 10 पैसे वाला कॉइन्स मिलके कितना रुपए होता है टोटल ये। तो हमने ये निकाल दिया, 50 पैसे सारा कॉइन मिलाते हैं तो टोटल इतना है, 25 पैसे सारा कॉइन मिलाते हैं तो इतना है, 10 पैसे सारा कॉइन मिलाते हैं तो इतना है। अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना बैग के अंदर टोटल कितना है, और यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैग के अंदर 90 रुपीस है, तो इसका मतलब ये दिस इक्वल टू 90 रुपीस। अब 90 तो हमने लिख लिया यहाँ, लेकिन क्योंकि ये सारे पैसे में कैलकुलेशन है तो इसीलिए 90 रुपीस नहीं, 90 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करते कितना है 100x प्लस 75x प्लस 50x इक्वल टू 9000, इम्प्लाइज कितना हो गया 150, 225x इक्वल टू 9000।
इसमें से x का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 2 to 5 को कैलकुलेशन करेंगे 4 टाइम जाता है 40, तो x इक्वल टू 40 निकल गया। हमें निकालना है 25 पैसे वाला कॉइन कितना है, तो हमें पहले ही था 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 40 मतलब 120 है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। में हमें एक नंबर दिया हुआ है जहां 2 डिजिट मिसिंग है, हमें क्या निकालना है, एक वैल्यू निकालना है 2x प्लस 3y का, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए x और y का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है, 72 से है तो ऑब्वियसली 8 और 9 से डिविजिबल होगा, 8 9 जा 72, 8 और 9 क्या है 72 का फैक्टर है। तो कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने बोला 12 6 से डिविजिबल है, करेक्ट है, तो 6 के जो फैक्टर्स है 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 3 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 2 और 3, 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, वैसे ही ये 72 से डिविजिबल है, इसके जगह मैं अगर 8 और 9 लिखता हूँ तो 8 से भी डिविजिबल है 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम करेंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उसमें अप्लाई करें। बोला गया है कि 8 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है भाई तो लास्ट 3 डिजिट भी डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट क्या है, ये है, बीच वाला मैंने लिखा नहीं, बीच वाला y है, ठीक है। अब y का वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे एक एक करके, हम देखेंगे किस में आके वो 8 से डिविजिबल होता है। तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम 5 तक हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है y का वैल्यू लेस देन 6 है, तो 5 तक 0 1 2 3 4 5 तक हम लिखेंगे। अगर 0 पुट करता हूं तो 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। अगर मैं 1 पुट करता हूं, करके देख लो, नहीं है। अगर मैं 2 पुट करता हूं, डिविजिबल है, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, ये डिविजिबल है। 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, तो सिर्फ 2 से, अगर 2 होगा तो डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो है 2, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, हमें y का वैल्यू हमें मिल गया है, अब x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें दिया हुआ है मतलब 9 से भी 72 से डिविजिबल है, मतलब 9 से भी डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक का रूल क्या है कि अगर सारा डिजिट ऐड करेंगे जो भी टोटल आएगा वो भी 9 से डिविजिबल है, तो सारा हम ऐड करते हैं, 2 3 5 and 1 6, 6 और 7 13, 13 and 2 15, 15 and 8 23, तो 23 प्लस ये वाला x डिवाइडेड बाय 9। अब हमें देखना है x का वैल्यू क्या पुट करने पे जो भी टोटल आएगा ऊपर वो 9 से डिविजिबल होगा। आप 0 1 2 3 सारा पुट करके देखो, 0 पुट करूंगा तो 23, 1 पुट करूंगा तो 24 होगा, 2 पुट करूंगा तो 25, 3 पुट करूंगा 26, 4 पुट करूंगा तो 27, 4 से 4 27, तो 27 9 से डिविजिबल है। 5 पुट करूंगा 28, 6 29, 7 पुट करता हूं 30, 8 पुट करता हूं 31, 9 पुट करता हूं 32, तो और किसी नंबर से डिविजिबल, मतलब कोई भी नंबर अगर पुट करता हूं तो ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो 9 से डिविजिबल नहीं, सिर्फ x इक्वल टू 4 है। तो हमें मिल गया x और y का वैल्यू, हमें निकालना है 2x प्लस 3y का वैल्यू, 2x प्लस 3y, तो 2x कितना है, x है 4 प्लस 3 कितना है, y कितना है 2 है, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया कि फ्रेश फ्रूट जो है इसमें 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर। ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट है, फ्रूट ड्राई हो गया है, सारा वाटर निकल गया है इवेपोरेट होके, तो कम हो गया है ना, ड्राई फ्रूट में वाटर कम ही होगा, ठीक है। तो बचा कितना है ये हम लिख लेते हैं। तो फ्रेश फ्रूट जो है, फ्रेश फ्रूट में 20% 68% वाटर होता है। अगर 68% वाटर होता है तो फ्रूट पल्प कितना होता है, मतलब एक्चुअल फ्रूट कितना होता है फ्रेश फ्रूट में, फ्रूट पल्प PULP पल्प कितना होता है 32%। समझ में आया? 80% अगर वाटर होता है, बाकी जितना होगा वो तो फ्रूट होगा ना, एक्चुअल फ्रूट पल्प होता है, फ्रूट्स के दाने जो आप कह सकते हो वो होता है एक्चुअल। तो हमने लिखा है फ्रूट पल्प कितना होता है 32%, बाकी तो सारा वाटर होता है। और ड्राई फ्रूट में कितना होता है, ड्राई फ्रूट में पल्प कितना होता है, पल्प ये होता है 20% वाटर होता है, तो 80% फ्रूट पल्प होगा, मतलब वाटर कम है तो जो भी है मैक्सिमम फ्रूट ही है, वाटर बिल्कुल ना ही, मतलब ना के बराबर 20% वाटर होता है उसमें, ठीक है। समझ में आया आपको? हमने लिखा कि एक्चुअल फ्रूट कितना है, वाटर अगर हटा देते तो ये हो गया, हमने लिख दिया। अब क्या है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट्स आर देयर इन 75 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट, हाउ मच ड्राई फ्रूट
75 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में ड्राई फ्रूट कितना होगा, कितना निकलेगा, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ड्राई फ्रूट, अब हमारे पास क्या है, 75 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, तो हमने क्या क्वेश्चन में क्या दिया, वो 75 केजी फ्रेश फ्रूट है, तो उसमें से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि 75 केजी फ्रेश फ्रूट में कितना फ्रूट है, एक्चुअली कितना फ्रूट पल्प है। तो हमने ये निकाला हुआ था, फ्रूट पल्प 32% होता है, तो ये हमने लिख दिया 32%। मतलब ये है फ्रेश फ्रूट में ये फ्रूट पल्प इतना होता है, ठीक है। जब ये सूख जाता है फ्रूट पल्प, फ्रूट एक्चुअल फ्रूट जो है वही का वही रह जाता है। जब फ्रूट ड्राई हो जाता है तो उसमें जो फ्रूट पल्प होता है फ्रेश रहने पे और ड्राई होने पे सेम ही होता है, फ्रूट पल्प सेम होता है, सिर्फ वाटर की मतलब डिफरेंस होता है। फ्रेश रहने पे वाटर ज्यादा होता है, ड्राई होने के बाद वाटर कम हो जाता है, लेकिन फ्रूट पल्प सेम रहता है। तो 75 ग्राम फ्रेश फ्रूट में 32% फ्रूट पल्प होगा, ठीक है। ये ड्राई होने पे उसी फ्रूट के अंदर उतना ही फ्रूट पल्प होगा, लेकिन वाटर कम होगा। अब ड्राई होने के बाद ऑब्वियसली वेट कम हो जाएगा, कितना वेट होगा वो हमें निकालना है। हमें पता नहीं कितना वेट है, लेकिन 80% उसका टोटल वेट जो भी होगा उसका 80% तो रह जाएगा ना फ्रूट के तौर पे, और जो भी रहेगा फ्रूट पल्प वो उतना इसके इक्वल है, बराबर है। मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में, फ्रूट सूख जाने के बाद शुरू में जितना था फ्रूट पल्प ड्राई होने के बाद उतना ही रहेगा, सिर्फ वाटर लेवल के डिफरेंस होता है, कम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम टी निकालेंगे, मतलब इतने किलोग्राम वाला फ्रेश फ्रूट सूख जाने के बाद कितने किलोग्राम का रह जाता है, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, 75 इंटू 32/100। हम ये कर सकते हैं, परसेंटेज वाला साम है ना, दोनों साइड से हम परसेंटेज हटा देते हैं, इसको दोनों साइड से परसेंटेज हटा देते हैं, ठीक है। और फर्दर हम क्या करते हैं, टी निकालना है ना, 75 इंटू 32/80 कर लेते हैं इक्वल टू टी। अब कैलकुलेशन करते, 8 से करते 4, 8 से करते 10, 5 से करते 2, 5 से 15 और 2 कितना हो गया 30। तो T इक्वल टू 30 केजी। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में ये है कि एक शॉपकीपर जो है, ये शॉपकीपर प्रोफेसर्स टू सेल एट अ कॉस्ट प्राइस बट स्टिल एबल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30%। ये क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन होता है जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं ना, कि लोगों को दिखाते भाई मैं हम तो कॉस्ट प्राइस में बेच रहे हैं। कहते हैं कि मान लो कोई भी एक सामान 1 केजी 1 केजी शुगर बेचना है, ठीक है। तो कहते हैं इतने में मतलब खरीदा हुआ है, इतने में ही हम जितने में खरीदा हुआ है उतने में ही बेच रहे हैं, लेकिन क्या करता है वो वेट कम दे देता है, कम करके दिखाता है कि भाई हम तो 1 केजी का सामान दे रहे और कॉस्ट हमने 30 रुपए में हमने खरीदा, आपको भी 30 रुपए में ही दे रहे, लेकिन वेट कम कर देता है। कम करने की वजह से वही उसका मार्जिन बन जाता है, वही प्रॉफिट बन जाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन है यहाँ कि क्या है कि उसको 30% बेचना तो वही कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन उसको 30% प्रॉफिट कमाना है। मतलब ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जो धोखेबाजी जो जिसे कहते हैं, जो दुकानदार कभी कभार, बहुत रेयर केस में होता है ऐसे, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सारे करते, बहुत रेयर केस में ऐसे होता है कि कम दे के बोलते हैं हमने तो ज़्यादा दे दिया, बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है जिसका शौक हो तो प्लीज़ नाराज मत होना। तो ये जस्ट एक एग्जाम के पर्पज से है, समझाने के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था। तो यही इस टाइप का एग्जाम है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जितने में मतलब जो भी यहाँ आंसर दिया होगा, कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं, तो इसको आसानी से निकालने का तरीका ये है, जो भी आंसर आपके पास है एमसीक्यू ऑप्शन आप देख लो, उसके साथ उसका 30% जोड़ लो, जोड़ के देखो 1000 आता है कि नहीं। अगर जो भी जिस भी ऑप्शन से आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो ले लेता हूँ, मान लो 770, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ले लेता हूँ और उसके साथ 770 का 30% जोड़ लेता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ अगर देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 77। देखो 1% और 2 जीरो हम हटा सकते परसेंटेज वाले कैलकुलेशन में। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 2 रहता है 23, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1001, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम आ जाता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके साथ अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा नहीं। तो ऐसे ही डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो 770 ग्राम। 2 नंबर की एलसीएम दिया हुआ है 60 है। 2 नंबर क्या है, ए और बी 2 नंबर है, यहाँ लिख लेते हैं ए और बी 2 नंबर है, ठीक। ए और बी 2 नंबर है, इनका एलसीएम जो है एलसीएम है 60,
एलसीएम है 60 और एचसीएफ है दोनों की, एचसीएफ है 15, ठीक है, एचसीएफ है 15। अगर ऐसा है तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने से पहले तो दोनों नंबर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मीन प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं। तो दोनों नंबर हम निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ दिया हुआ है 15, इसका मतलब ये है दोनों में ही ये नंबर होगा 15, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या है, दो नंबर की एचसीएफ मतलब दोनों नंबर में से जो भी कॉमन आएगा वही होता है एचसीएफ। तो क्योंकि एचसीएफ इतना है तो ये 15 जो है दोनों नंबर में होगा ही होगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी होगा यहाँ, जिस एक्स्ट्रा की वजह से ये एलसीएम बना है, ठीक है। तो एलसीएम का क्या रूल है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, पहले तो कॉमन लेते हैं और बाद में जो बचा रहता है वो ले लेते हैं ना। तो इसका मतलब जो भी एलसीएम 60 आया हुआ था यहाँ से कॉमन लिया था हमने, मतलब इस एचसीएफ को भी लिया था प्लस मतलब इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा नंबर हमने लिया था। तो ये 15 यहाँ आ गया, तो और कितना जाना है, यहाँ 4 जाना है ना, 60 होना है ना यहाँ 60। तो मतलब ये दो नंबर से हम 60 हमें बनाना है, मतलब दो नंबर से और 4 जाना है, तो 4 into 15 मतलब 60। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि एलसीएम 60 है तो एलसीएम हम लेते हैं, पहले जो कॉमन होता है वो लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो नंबर है वो लेते हैं। अब दोनों में से कॉमन 15 है, ये 15 ले लिया, 15 आ गया है। 15 के अलावा और क्या आना चाहिए, और 4 एक आना चाहिए, 4 15 60 है ना, मतलब 4 भी आना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से 4 कैसे जाएगा, अगर दोनों जगह 4 होगा तो 4 कॉमन होकर यहाँ चला जाएगा, लेकिन दोनों जगह 4 हो नहीं सकता। अगर दोनों जगह 4 आ जाएगा तो ये तो एचसीएफ में आ जाएगा ना, दोनों जगह 4 तो कॉमन है मतलब एचसीएफ में आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता दोनों जगह, मतलब एक ही जगह हो सकता है। तो 1 और 4 ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। तो दो नंबर हमारे पास है, एक 15 और एक 60, दोनों की एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, ठीक है। अब क्या है, 15 और 60 हमारे पास दो नंबर है, हमें क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बीच में हम एक नंबर x लेते हैं और कहते हैं ये नंबर दे आर इन मीन प्रोपोर्शन, तो दे आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वाले सम जो होता है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले सम, उसी सम का एक हिस्सा है। हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच वाला एक नंबर हमें निकालना है। और मीन प्रोपोर्शन के केस में जो बीच वाला होता है उसमें दो बार हम लिखते हैं सेम चीजें। तो यहाँ क्या है, अब क्या है, ये चारों जो है एक मतलब दे आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है, मतलब फर्स्ट दो का रेशियो इक्वल टू सेकंड दो का रेशियो, ऐसा ही है ना। प्रोपोर्शनल वाले केस में फर्स्ट दो का रेशियो मतलब 15:x, मतलब 15/x इक्वल टू x:60, मतलब x/60 है ना। तो ये हो गया, तो x और ये दोनों करेंगे तो 900 implies x इक्वल टू 30। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा कितना निकल गया, 30 निकल गया, ये होगा करेक्ट आंसर। सर्कमफरेंस ऑफ ए प्लेग्राउंड इज 44 सेंटीमीटर। एक प्लेग्राउंड है जिसका सर्कमफरेंस, जब सर्कमफरेंस की बात होती है समझ लेना ये सर्कल की बात हो रही हो। तो एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर ग्राउंड है जिसका सर्कमफरेंस है 44 सेंटीमीटर सर्कमफरेंस, ठीक है। एक सर्कल का सर्कमफरेंस जो सर्कुलर फील्ड है, मतलब एक सर्कल है, इसका सर्कमफरेंस है 44, 2 पाई r इक्वल टू 44। इसका सर्कमफरेंस मैं अगर 2 पाई r ले लेता हूं तो 44, ये मैंने लिख दिया। इसके बाहर जो है एक सर्कुलर ट्रैक ऑफ 4 सेंटीमीटर ले आउटसाइड है, इसके बाहर जो है एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, बाहर एक ट्रैक है, जैसे होता है ना साइकिलिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। तो इसके चारों तरफ एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, जिसका विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक, ये जो ट्रैक है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं बड़ा वाला सर्कल, बाहर वाला जो सर्कमफरेंस है इसको अगर मैं ले लूं, ये सर्कल माइनस अंदर वाला सर्कल, ये पूरा सर्कल, बड़ा वाला सर्कल माइनस अंदर वाला सर्कल कर लूं, तो ये पूरा ट्रैक का जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो पहले तो हम अंदर वाला सर्कल का अगर रेडियस हमें पता हो तो बाहर वाला सर्कल का रेडियस भी पता कर सकते हैं। अंदर वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि बोला हुआ है ना एक फील्ड है, सर्कुलर फील्ड, जिसका सर्कमफरेंस है 44। यहां से हम निकाल देते हैं पाई का वैल्यू 22/7 और ये r इक्वल टू 44।
2 into 22 मतलब 44, ये 44 और ये 44 कैंसिल, 7 उस साइड में चला जाएगा, r इक्वल टू 7। मतलब इस सर्कुलर ट्रैक का जो विड्थ है या लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो पूरा कितना होगा, आउटर जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, 7 प्लस ये 4 मतलब 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बाहर वाला सर्कल जो है इसका रेडियस 11 सेंटीमीटर, अंदर वाला सर्कल जो है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला सर्कल जो है उसका एरिया माइनस अंदर वाला सर्कल का एरिया करेंगे तो इस ट्रैक का एरिया निकल जाएगा। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है इसका, बड़े वाले का जो आर है 11 है, माइनस बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 121 माइनस 49 कितना आ जाएगा। ये हमने पाई का वैल्यू नहीं लिखा क्योंकि ये पाई में ऑलरेडी आंसर है तो इसलिए पाई ही रख दिया हमने। ये आ जाएगा 11 2 और 11 7 72 पाई, तो आंसर हो गया 72 पाई। ये दिया हुआ है कि एक विलेज में जो है 64,000 एक विलेज का पॉपुलेशन 64,000 है। ये अगर 2.5% के रेट से बढ़ता है हर साल तो फिर 3 साल के एंड पे जाके कितना होगा, टोटल नंबर्स कितना होगा। तो हम क्या, ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मतलब सम है जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। यहाँ क्या है, पॉपुलेशन एक बार 2.5% बढ़ जाएगा, जितना भी होगा बढ़ने के बाद उसके ऊपर फिर 2.5%, फिर जो भी टोटल होगा उसके ऊपर 2.5%, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। तो हम क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम का अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या होता है कि इवेंचुअली इतने साल बाद जाके टोटल कितना होता है, उस वही फॉर्मूला हम अपना रहे हैं जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ टोटल हम पॉपुलेशन निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास क्या था, a इक्वल टू p into 1 प्लस, यही था ना, a इक्वल टू p into 1 प्लस r by 100 to the power n, ऐसा था ना। यही फॉर्म a था अमाउंट, टोटल अमाउंट जितना बनता था, और ये p प्रिंसिपल, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स। तो यहाँ ऐसे ही हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये फॉर्मूला रेफरेंस के लिए, 1 प्लस r by 100 to the power n, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला अप्लाई करें। तो शुरू में कितना था, p मतलब शुरू में 64,000 यहाँ हमने लिख दिया, into 1 प्लस r कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय 100, n कितना है 3। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस ये 43, इसको करेंगे फर्दर 64,000 इंटू 41 बाई क्यूब है ना, तो 3 बार हम लिख लेते हैं 40 इंटू 41 बाई 40, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो है नीचे 64,000, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 3 जीरो है, तो मतलब ये और 41 41 41 नीचे हो गया, ये तीनों 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है, तो ये हो गया। तो फाइनल ये है, ये तीनों 41 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा वही होगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2। ये हमने कैलकुलेशन किया। अब देखो फर्दर हमने नहीं किया क्योंकि क्या होता है, जब भी वही चीज आपको समझना है कि एमसीक्यू वाले ऑप्शन में जितना फास्ट हो सकता है आपको करना है। अब ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करने लगोगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। आप क्या कर सकते हो चलाके से, क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 1 है, तीनों 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली 1 ही आएगा यूनिट प्लेस में। अब आप देखो 1 कहाँ है, यहाँ है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो एक डिजिट से पता नहीं चल रहा है तो टेंस प्लेस वाला सेकंड वाला डिजिट जो है वो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आता है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि देखो मैच हो रहा है ये, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया ये 6 8 9 2 1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया, एक लड़की जो कोलकाता से पुरी तक ट्रेवल करती है गाड़ी से, कार से, उसने जो है फर्स्ट 70 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। मतलब कोलकाता से पुरी की जो भी डिस्टेंस है उसका फर्स्ट पार्ट था 70 किलोमीटर, फर्स्ट 70 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चली। उसके बाद बाकी जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस था कितना है 150 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो था वो किसी एक स्पीड से चली।
उसके बाद टोटल जो ट्रैवल, क्वेश्चन में ये बोला गया जो टोटल ट्रैवल है उसका एवरेज स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गई 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसी स्पीड से गाड़ी चलाया उसने। उसके बाद 70 किलोमीटर के बाद 70 किलोमीटर जाने के बाद उसने अपना स्पीड चेंज कर दिया। तो हमें ये निकालना है सेकंड पार्ट में जो 70 किलोमीटर के बाद जो स्टार्ट हुआ, बाद का जो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितना स्पीड से हो गई थी। तो अब देखो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है फर्स्ट पार्ट 70 किलोमीटर, सेकंड पार्ट 150 किलोमीटर, मतलब 70 प्लस 150 कितना होता है 220 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम देखते हैं, टोटल डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 70 प्लस 150 मतलब 220, ये हो गया। टोटल टाइम कितना है? तो फर्स्ट पार्ट 70 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा? तो 70 किलोमीटर हो गई कितना स्पीड से? 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 35 किलोमीटर हो गई 35 किलोमीटर पर 35 किलोमीटर हो गई 1 घंटे में। यही स्पीड था ना 35 किलोमीटर 1 आवर। तो 70 किलोमीटर कितने घंटे में गई? 70 किलोमीटर तो ऑब्वियसली 2 घंटे में गई होगी, है ना। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट 70 किलोमीटर है उसको जाने मतलब उतना ट्रेवल करने के लिए 2 घंटा टाइम लगा। तो हम नीचे क्या कर रहे हैं? टोटल टाइम लिख रहे हैं, पूरा ट्रेवल के दौरान कितना टाइम लगा। तो 70 किलोमीटर के लिए 2 घंटा लगा और बाकी जो 150 किलोमीटर है उसके लिए कितना टाइम लगा हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x, ठीक। और एवरेज स्पीड का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 44 किलोमीटर पर आवर। 44 किलोमीटर पर आवर मतलब 44 किलोमीटर बाय 1 आवर, ऐसा होता है ना। 44 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1, इसका ऐसे लिख सकते हैं हम 44 किलोमीटर बाय 1 आवर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस बाय टाइम ये है ना। तो स्पीड को यहाँ लिख लेते हैं 44 बाय 1 है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 88 प्लस 44x 220, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं 44x माइनस 220 माइनस 88 कितना आता है 221 से ये 13 हो गया। 44x इक्वल टू दिस x इक्वल टू हो जाता है 3। तो x का वैल्यू आ जाता है 3। हमें क्या x का वैल्यू 3 आ जाता है। तो 3 ये x क्या था एक्चुअली? x हमने बोला था जो सेकंड पार्ट का डिस्टेंस जो 150 किलोमीटर है उसका टाइम था। 150 किलोमीटर जाने के लिए इसने x आवर लगाया था, x आवर 3 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर जाने के लिए उसने 3 आवर लगाया था, ठीक है 3 आवर। अब हमें स्पीड निकालना है। स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम है ना फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो 150 बाय 3 कितना होता है 50 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। सुमित ने एक आइटम जो है परचेस किया 6500 में और उसको 24% में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने? कितने में बेचा ये निकालेंगे जो कॉस्ट प्राइस है वो, और कितना प्रॉफिट से बेचा उसने? 24% प्रॉफिट से, ये है ना। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में बेचा है उसने। 6500 और प्लस 6500 into 24/100 ये हो गया इसका कैलकुलेशन। 6500 प्लस ये हो गया 12 144 1560 तो ये आ जाएगा 8060। इतने में उसने बेचा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा। अब क्या करना है? अब हमें देख from the amount he purchased another item and sold it at loss of 20%। इसी अमाउंट से जो भी बेच के मिला है उसी अमाउंट से उसने एक और दूसरा आइटम खरीदा है और उसको खरीद के फिर उसने 20% में बेचा है। तो दूसरे आइटम के लिए सेलिंग प्राइस कितना है? तो पहले वाले को बेच के जितना पैसे लगाया था, जितना पैसा उसको मिला था उतने में ही उसने दूसरा सामान खरीदा। तो सेकंड टाइप के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका इसने क्या किया? लॉस हुआ ना, लॉस कम हो गया, घट गया। तो कितना परसेंट लॉस हुआ? 8060 into 20% लॉस हुआ ना 20%। तो हमें ये देखना है उसको इवेंचुअली कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है।
तो ये कैलकुलेशन करेंगे, इसका 20% हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना, 20% मतलब 1/5, तो 00 कैंसिल 5, 8060 20/100, ये हो गया 8060, और ये हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, और 65 में से 4, 80 में से आ जाएगा 64। तो अब हम देख सकते हैं फाइनली सेकंड टाइम बेचने के बाद इसको जितना पैसे मिला है 6500 से भी कम। यहाँ 6500 उसने अपनी जेब से पहले ही लगाया था जो एक सामान खरीदने के लिए, फिर उसने बेचा इतने में, फिर उसी पैसे से उसने एक और सामान खरीदा, उसको 20% लॉस में बेचा। बेचने के बाद उसके हाथ में जो पैसे आया ये आया, खरीदा इतने में था, शुरू में इतना पैसे जेब से लगाया, लेकिन हाथ में कितना आया, इतना आया, तो क्या हुआ, कम आया ना हाथ में, मतलब लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हो गया, इससे इसको माइनस कर देते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे 6500 माइनस 6448, तो ये आ जाता है 52। तो लॉस कितना हो गया, लॉस ऑफ 52, ये हो गया करेक्ट आंसर। हमने कोशिश किया अच्छी तरीके से आपको समझाने की, शॉर्टकट तरीके से समझाने की, होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।